Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं हम लोग और फिजिक्स में जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है विद्युत मोटर, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है इसको समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसकी जो बनावट है उसको देखेंगे और सबसे जो इसका बेहतरीन चीज है वो इसकी क्रियाविधि है, इसकी मैकेनिज्म है कि ये कैसे काम करता है ना। विद्युत मोटर कैसे काम करता है इस चीज को समझेंगे। तो आप जानते हैं ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल चेंज करता है। और देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। ये जो सेंटेंस है कि विद्युत धारा के कारण अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण जो है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी उस चुंबकीय क्षेत्र से किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। यह एक सिद्धांत है। यह जो मोटर जो विद्युत मोटर बनी हुई है वो इसी सिद्धांत पर बनी हुई है। क्या कि विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की जाएगी उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। यह सिद्धांत क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। बस ये सारा चीज का सार जो है ये एक ही लाइन में है ना, कि विद्युत करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। और यही कर रहा है कौन, विद्युत मोटर। देखिए, इस सिद्धांत जो हमने पढ़ा यह एक सिद्धांत था, एक प्रिंसिपल थी। इस सिद्धांत का जो है, यह सिद्धांत किसने दिया, ये माइकल फैराडे ने, है ना। सबसे पहले इस सिद्धांत को किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया कि विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक को जो है रोटेट कराया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। यह सिद्धांत दिया था माइकल फैराडे ने। और सबसे पहले प्रथम प्रयोग जो है किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। क्या कहा, किसी धारावाही चालक में चुंबक द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। किसी भी धारावाही चालक में, कोई भी धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक में चुंबक के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। ये किसने कहा, ये प्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किया माइकल फैराडे ने। किसने किया, माइकल फैराडे ने। अब यहां तक सिद्धांत की बात हो गई। अब बातें आती है इसकी बनावट की, है ना। ये बनावट कैसा होता है, तो इसमें तार की एक कुंडली होती है। देखिए यहां पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, हम घेर रहे हैं ए बी सी और डी, ये जो चारों पॉइंट है यह एक आर्मेचर है ना, एक आर्मेचर है। यह ए बी सी डी से हमने इसको दिखाया है। ये इस तरह से एडजस्ट होता है दोनों चुंबक के मध्य में कि ये पूरी तरह फ्रीली घूम सकता है। इसको घूमने में, रोटेट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। यहां इसे आपको दिख रहा होगा सटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, ये इससे दूर है और बीच में ऐसे एडजस्ट होता है कि ये फ्री होकर के रोटेट कर सकता है, क्योंकि इसको रोटेट कराना ही मकसद होता है ना। तो क्या कहा कि इसमें तार की एक कुंडली होती है जो आयताकार होती है। आप देख ही रहे हैं ए बी सी डी, ये एक कुंडली है जो एक आयताकार है। यह कुंडली आर्मेचर पर लिपटी रहती है। ये जो कुंडली है ये ए बी सी डी इस आर्मेचर पर क्या होती है, वो कुंडली लिपटी रहती है। और आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच धुरी पर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होता है। और जो ये आर्मेचर पूरा जो यहां से यहां तक संरचना हुई, ये क्या हुई, दोनों चुंबक के बीच धुरी पर रखी होती है ताकि ये पूरी तरह से आसानी से रोटेट कर सके, आराम से घूम सके। यह इस तरह की इसकी बनावट होती है। समझ गया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनावट नॉर्मल है। आपने पहले भी देखा होगा, ये नॉर्थ साउथ जो है दोनों मैग्नेट के बीच में ये आर्मेचर, ये जो कुंडली है, कुंडली को आर्मेचर, ये जो बना हुआ है आयताकार, ये आर्मेचर लगी हुई है और यह दोनों चुंबक के मध्य में स्थित रहता है ना। पूर्णतः जो है घूमने के लिए वह स्वतंत्र रहता है। अब क्रिया विधि पर आइए, मैकेनिज्म इसकी क्या है, किस तरह से ये रोटेट करता है। देखिए, कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की विपरीत भुजाओं को ऊपर तथा नीचे की ओर धकेल देती है।
यह जो है इसमें अब एक एक क्रियाविधि एक एक बाण है। समझिएगा क्या बोला कि कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, अब यहां पर क्या करते हैं हम, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर यहां देखिए बैटरी द्वारा जो है कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। यहां ये बैटरी है, ये फिगर में आप देखिए। तो जब इससे आप क्या करते हैं, इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है ना, प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड कुंडली के विपरीत भुजाओं को ऊपर तथा नीचे की ओर धकेल देती है। अब जो कुंडली की जो दोनों भुजाएं हैं ऊपर और नीचे की ओर, जैसे ही इसमें धारा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, कुंडली के विपरीत भुजाओं के ऊपर ऊपर नीचे धक्का देती है, अर्थात धकेल देती है। ये काम कौन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे हुआ, क्योंकि हमने उसमें करंट दिया। जब कुंडली में करंट दी जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की विपरीत भुजाओं पर ऊपर तथा नीचे की ओर क्या करेगी, धकेलेगी, अर्थात बल लगाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, इससे कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाती है। अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इसके ऊपरी और निचली जो है भुजाओं पर बल लगेगा तो वह क्या होगा, कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाएगी। जो कुंडली है वो राइट हैंड तरफ, दक्षिण तरफ घूम जाती है। लेकिन दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर, इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। लेकिन दिक् परिवर्तक ध्रुवता में, दिक् परिवर्तक ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद, मतलब आधी कुंडली घूमेगी, पूरा नहीं, आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही इस पर बल लगाता है, लेकिन आधा घूर्णन के बाद क्या होता है, आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग आसानी से कुछ नहीं, इस फिगर को देख रहे हैं, ये जो कुंडली निकली हुई है इसमें हमने क्या की, धारा दे दी। धारा जब इसमें आता है तो कुंडली से धारा जब यहाँ आर्मेचर तक पहुंचा तो क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की विपरीत भुजाओं के ऊपर तथा नीचे, कुंडली की विपरीत भुजाओं पर, यहाँ जो विपरीत भुजा है इस दोनों विपरीत भुजा पर है ना, भुजाओं के ऊपर ऊपर तथा नीचे की ओर धक्का लगाना शुरू करती है। ये करंट ऑन करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में जब इसमें धारा जाती है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होता है, तो यह जो कुंडली है इसके दोनों भुजा जो है ऊपर और नीचे, इस पर दोनों उसके भुजाओं पर बल लगाना शुरू होता है। लेकिन बल जैसे ही लगता है तो क्या बोला, इससे कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाती है, दायां तरफ जो दक्षिणावर्त है घूम जाती है, राइट हैंड साइड। लेकिन दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर जो है ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही घूरना चाहता है, लेकिन हाफ घूरने के बाद क्या होता है उसमें परिवर्तन, जैसे ही दायां तरफ राइट हैंड साइड में हाफ घूमता है उसके बाद ये कम्यूटेटर जो दिक् परिवर्तक है, दिक् परिवर्तक है ना, ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। अब जो दिक् परिवर्तक लगा था वह उल्टा हो गया। अब क्या हुआ कि इस परिवर्तन के कारण वह जो थोड़ा सा घूम के रुका है ना, ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद, जैसे ही आधा घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है, इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। इस प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील रहती है। यह जो 3 पॉइंट है देखिएगा, जहां हम नंबरिंग कर रहे हैं, इसमें उतना दम नहीं है, लेकिन 1, 2 और ये 3 पॉइंट, यह क्रियाविधि जो है इसकी, यह समझना बहुत ही जरूरी होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये तो हो गया कि इस प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील रहती है। बस यही गतिशील ये कैसे रहती है इसी को जानना है, यही क्रियाविधि है इसकी। कि सबसे पहले क्या किया, जो इसका कुंडली था उसमें करंट दिया गया। जैसे ही कुंडली में करंट आई, यह आर्मेचर क्या हुआ, रोटेट होना शुरू किया, दक्षिणावर्त घूमना शुरू किया। क्यों, क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह दक्षिणावर्त घूमना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही इसके दोनों भुजाओं पर बल लगता है, ये दक्षिणावर्त घूमना शुरू करता है, वहां पर क्या लगा होता है, दिक् परिवर्तक, जिसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। तो दिक् परिवर्तक क्या कहता है, उसकी ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद, जैसे ही वो घूरना शुरू करता है, कुंडली के आधा घूर्णन के बाद ही, मतलब थोड़ा सा रोटेट होता है, आधा घूरने के बाद परिवर्तन आ जाता है, मतलब जो घूमने की दिशा थी वो बदल जाती है ना, आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। जैसे ही परिवर्तन, मान लीजिए ये दक्षिणावर्त इस तरफ घूम रहा था, तो जैसे ही थोड़ा सा घूमेगा, दिक् परिवर्तक क्या करेगा, यहां पर जो हाफ घुमा था, जो बल लगा था चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो आधा बल लगने पर ही क्या करता है ना, ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा सा घूमने के बाद, मान लीजिए ये आधा ऐसे घुमा,
अब फिर क्या करेगा, यहां पर आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आता है, फिर ये ऐसे घूम जाएगा। मतलब परिवर्तन जिधर से घूम रहा था उसके नहीं, मतलब कहने का ये है जैसे ही आप कुंडली में धारा दीजिएगा आर्मेचर रोटेट होना स्टार्ट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र जो है इनकी भुजाओं पर बल लगाना शुरू करेगा। जैसे ही बल लगा के थोड़ा सा घूमेगा, दिक परिवर्तन क्या करेगा, कुंडली में आधा घूर्णन होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा घुमा, घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है, फिर इसको उल्टा घुमा देगा, है ना, परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे ही सीधा दक्षिणा तरफ थोड़ा सा घुमा था, आधा घुमा था, दिक परिवर्तन क्या कर दिया, इसके आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन ला दिया। और परिवर्तन जैसे ही लाता है, इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे ही पहले इधर से स्टार्ट हुआ था तो अब थोड़ा सा घूम, आधा घुमा, दिक परिवर्तन काम किया, ये क्या हो गया, उल्टा घूमने लगा। यही कहा कि परिवर्तन आ जाता है, इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल क्या हो गया, उल्टा। जो ऐसे घूम रहा था तो भुजाएं इस तरफ बल लगा रही थी, इस तरफ से बल लग रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो अब इस तरफ से बल लगना शुरू हो गया, है ना। इस प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील रहती है। अब क्या बोला, इससे लगातार घूर्णन होते रहता है और विद्युत मोटर क्या होती है, गतिशील होती है। इस प्रकार जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। अब विद्युत ऊर्जा देते जाइएगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगी, चेंज करते जाएगी। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। याद रखिएगा, जो विद्युत मोटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम नहीं करता। ये भी अच्छा पॉइंट था, इसको भी याद रख लीजिए। तो मित्र, आज हमने देखा कि विद्युत मोटर क्या होती है, इसकी बनावट क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।